अब हम करते हैं फंक्शन का डेरिवेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। ओके, n पार्टिकल्स हैं। सपोज कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया हमने। ओके, कुछ इस तरीके से जिगजैग मॉलिक्यूल्स आपके। अब यहाँ पे जो इनका साइज है, ओके, और इनका जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में डिनोट कर रहे हैं, वो आपका रिप्रेजेंट करता है इनके डायरेक्शन को एज वेल एज इनके मैग्नीट्यूड को। लेंथ इनकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन इनकी जो वेक्टर डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। इस सिस्टम को हम एक इक्विवेलेंट अगर सिस्टम में चेंज करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम बना दें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, देन ये जो वेक्टर है इसके सेम अमाउंट का वेक्टर इसके पैरेलल अगर मैं बना दूं, देन ये दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। इट मीन्स अगर ये वेक्टर बनाता हूं, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ये अगर वेक्टर बनाता हूं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। इट मीन्स इस चीज़ का यूज़ करके कि एक तरीके से जो वेक्टर है इसको मैं एक तरीके ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, देन मैं एक तरीके से एक सिस्टम कंसिडर कर सकता हूँ, स्फेरिकल सिस्टम कुछ इस तरीके से। ओके, स्फेरिकल सिस्टम है, इसके अंदर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कुछ इस तरीके से अगर मैं उनको प्लेस कर सकता हूँ ना एक सिंगल ओरिजिन पर। जस्ट ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए। वेक्टर के पैरेलल वेक्टर आप बना सकते हो। ओके, सपोज हमें कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ओके, ये हमारा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वाई डायरेक्शन में है, देन ये वी जेड डायरेक्शन में है। ओके, इस स्फेयर का किसी भी पॉइंट पे सपोज ये हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं। ओके, ये जो एलिमेंट है सपोज ये डीवी एलिमेंट होगा। ओके, बिकॉज वॉल्यूम है डीवी, बट इस वॉल्यूम का जो वैल्यू अगर आप चेक करो तो कितना हो जाएगा, डी वी वाई, डी वी एक्स और डी वी जेड, ये इसका वॉल्यूम होगा वैसे। बट अगर इसके अंदर अगर मैं एक पॉइंट रिप्रेजेंट करूं, एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करूं कि पार्टिकल इस रेंज, इस वेलोसिटी रेंज में, इट मीन्स इस क्यूब में है। ओके, उसका रेडियस अगर v है सपोज, ओके, देन उसका रेडियस का x, y, z कंपोनेंट में मैं चेंज कर सकता हूँ ना। देन यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि v जो स्क्वायर होगा वो उसका x कंपोनेंट भी होगा, प्लस उसका y कंपोनेंट भी होगा, प्लस उसका कुछ ना कुछ z कंपोनेंट भी होगा। और ये जो बॉक्स है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से उस वेलोसिटी रेंज को, जो रेंज हम बोल रहे हैं ना वेलोसिटी रेंज, वो वाली रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बॉक्स। इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। ओके, सो हमने इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया। ओके, अब इस सिस्टम के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने कि इस रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, देन वो जो रेंज है वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, v टू v प्लस डी वी रेंज में आपका वो पार्टिकल लाई करेगा। ओके, सो हमें दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हमें एज वेल एज रेंज और आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल है दोनों साइमल्टेनियसली चेक करना पड़ेगा। ओके, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अदरवाइज जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो चेंज हो जाएंगे, वेलोसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, इस वेलोसिटी रेंज में। सो इसीलिए हमें दोनों एक तरीके से साइमल्टेनियसली चेक करना पड़ेगा। और हमारा एक अजम्पशंस था, उस अजम्पशन का हम यूज़ करने वाले हैं कि हमारा अजम्पशंस था, आई थिंक थर्ड था या फोर्थ था। उस अजम्पशन में हमने बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका ओनली फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा और उसका
रेंज होगा, वेलोसिटी रेंज। सो हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इतने, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने पार्टिकल्स हैं। सपोज इसके अंदर dn पार्टिकल्स हैं और टोटल हमारे n हमने एज्यूम किए थे, देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो dn डिवाइडेड बाई n हो जाता है, इज इक्वल टू एफ वी डी वी। ओके, अगर ओनली मैं x कंपोनेंट लिखता हूं देन मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ना कि डी एन एक्स, ओके, एफ एक्स वी एक्स डी वी एक्स। ओके, देन ये रिलेशन मेरा डी एन एक्स इज इक्वल टू एन एफ एक्स वी एक्स डी वी एक्स, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। अगर मैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट तीनों अगर मैं एक तरीके से कंसिडर करता हूं देन मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरा प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, अब इसी तरीके से हम डी एन वाई डिवाइडेड बाई एन लिख सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें सब्सक्रिप्ट आपका चेंज करना है, यहाँ पर एक्स की जगह वाई करना है, और इसी तरीके से डी एन डिवाइडेड डी एन जेड ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें तीनों एक्सिस की प्रोबेबिलिटी हमें पता लग गई। ओके, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है प्रोबेबिलिटी की, अगर हमें सपोज तीन प्रोबेबिलिटीज पता है, अगर हमें तीनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ फाइंड आउट करनी है देन प्रोबेबिलिटी का हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है आपकी प्रोबेबिलिटी की उस हिसाब से देन अपन इसको D3n बोल सकते हैं कि तीनों एक्सेस का जो है वो इज डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाता है एफ एक्स वी एक्स एफ वाई वी वाई एफ जेड वी जेड। ओके, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। अब सपोज यहाँ पर जो पार्टिकल है मेरा, यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, ये जो पॉइंट होगा मेरा कि उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं अपन वेलोसिटी पॉइंट। ओके, ये होता है आपका वेलोसिटी पॉइंट। ओके, अब हम यहां से अगर ये जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से लिख दें कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे डिवाइडेड बाय इस एलिमेंट का जो वॉल्यूम है इसका डिवाइड कर दूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इस एलिमेंट में, देन ये मेरा डेंसिटी आ जाता है। सो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से n, ओके, और एफ एक्स वी एक्स एफ वाई वी वाई, ओके, और एफ जेड वी जेड। ओके, कुछ इस तरीके से रिलेशन आ जाता है। अब हमें पता है कि जो डेंसिटी है किसी भी आइसोट्रोपिक सिस्टम की, हम आइसोट्रोपिक सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, देन ये जो डेंसिटी है ये हमारी क्या होनी चाहिए, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। सो इसको हम कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देते हैं। ओके, अगर हम n का डिवाइड कर दें देन ये डिवाइड में चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बचा ये जो फंक्शन है, ये बाकी बचे ये जो क्वांटिटी है ये आपकी कांस्टेंट में, इट मीन्स ये इक्वल होंगी आपकी कांस्टेंट के। अब हम अगर इस टर्म का अगर डेरिवेटिव करते हैं देन देखिए किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव करते हैं, x के साथ करेंगे देन ओनली इसका डेरिवेटिव होगा, बाकी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है x कोऑर्डिनेट से। ओके, और उसी तरीके से y के साथ करेंगे देन ओनली इस टर्म का करना पड़ेगा, बाकी दो टर्म्स है वो इंडिपेंडेंट एक तरीके से कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगी। ओके, और उसी तरीके से z के लिए दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगी। सो इस तरीके से अगर डेरिवेटिव करता हूं देन मेरे पास क्या था, डेल एफ एक्स वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ओके, इनटू कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है एफ वाई वी वाई, ओके, प्लस डेल्टा एफ वाई वी वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू एफ एक्स वी एक्स और एफ जेड वी जेड, प्लस अब जेड के रिस्पेक्ट में करना है डेल एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड वी जेड, और इस टर्म को बढ़ा रहने देते हैं वी, यहां पर कितना आ जाता है आगे एफ एक्स
वी एक्स इंटू एफ वाई वी वाई। ओके, ये टर्म है। देन अगर राइट हैंड साइड चेक करूं तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। ओके, देन अपन यहां से क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। ओके, अब हम इस टर्म में क्या करते हैं, जो एफ एक्स वी एक्स एफ वाई वी वाई इस टर्म का टोटल टर्म का डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं डिवाइड, बिकॉज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों के कंपोनेंट है। अगर इस टर्म का डिवाइड कर दूंगा देन हर टर्म में ओनली यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट रह जाएगा, ओनली यहाँ पर वाई का, ओनली जेड का। देखिए कैसे कि अगर डिवाइड करता हूँ देन मेरे पास क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स वी एक्स डेल एफ एक्स वी एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एफ वाई वी वाई और डेल्टा एफ वी वाई डेल्टा एफ वाई वी वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ओके, प्लस आ जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाई एफ जेड वी जेड और डेल्टा एफ जेड वी जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस टर्म में डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सो ये हमारे पास एक तरीके से एक रिलेशन आ जाता है। ओके, अब ये इक्वेशन हमारी एक नंबर अगर एक इक्वेशन इसको कंसिडर करता हूं मैं। ओके, अब देखिए इस टर्म को देखिए, यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन था कंस्ट्रेन का, बिकॉज जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो एक्स वाई जेड में होंगे, उसको कंपोनेंट को एक तरीके से तोड़ सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं कंस्ट्रेन की बात करूं देन कौन सा कंस्ट्रेन है, यहाँ पर स्फेरिकल कंस्ट्रेन है कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो इसी स्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं होगा। इसीलिए ये एक तरीके से कंस्ट्रेन का एक तरीके से मतलब ये बताता है कि वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो इसी स्फेयर में कन्फाइंड होगा, इसीलिए ये एक तरीके से इस स्फेयर का इक्वेशन है। ओके, ये हमारा इस सिस्टम के लिए कंस्ट्रेन का काम करेगा। ओके, सो ये अभी तक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ओके, अब इस कंस्ट्रेंट का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, या फिर डेरिवेटिव अगर आप कंसिडर करो, v जो है वो एक तरीके से आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, 0 है उसकी वैल्यू अगर हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स वाई या जेड किसी भी तरीके से। ओके, देन हम यहां से क्या कह सकते हैं, इस कंपोनेंट का अगर डेरिवेटिव करता हूं देन मेरे को क्या मिलता है, 0 इज इक्वल टू, यहां पे डेरिवेटिव करूंगा 2vx 2vy 2vz, 2 एक तरीके से 0 में चला जाएगा ना। इट मीन्स इसको मैं लिखता हूं देन vx dx प्लस vy dy प्लस vz dz। ओके, सो इस तरीके से हमारा इस इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट को इस तरीके से डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इसको मैं इक्वेशन 2 लिखता हूं। ओके, अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ये टर्म, ये ओनली आपकी x की फंक्शन है, ये ओनली y की फंक्शन है, ये ओनली z की फंक्शन है। ओके, और ये क्वांटिटी आपकी 0 है। ओके, अब बताइए कि सपोज, अब इसको कैसे हम एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास 3 फंक्शन है। ओके, एक x का फंक्शन है, एक y का, एक z का। ओके, कि f ओनली x का फंक्शन है प्लस f ओनली y का फंक्शन है प्लस f z, ये तीनों अगर 0 के इक्वल है, ये तीनों कब 0 के इक्वल हो सकते हैं। सपोज ये हमारा 1 प्लस x था, ये हमारा 1 प्लस y था, ये हमारा 1 प्लस z था, इक्वल टू 0। ये कब हो सकते हैं, नॉर्मली तब हो सकते हैं ना कि अब बिकॉज दोनों में से एक माइनस भी हो गया तो भी, सपोज ये -1 था फिर भी ये 0 नहीं हो रहा। इट मीन्स कि नॉर्मली अगर हम बताएं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का हो फंक्शन, हो सकता है फंक्शन कुछ इस तरीके का एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल y एक्सपोनेंशियल z।
सो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन ओनली 0 के इक्वल तभी होगा जब हम तीनों फंक्शंस को सेपरेटली इक्वल टू 0 न कर दें। ओके, देन हम अगर इस इक्वेशन को लिखें, इस इक्वेशन को, देन हम क्या कह सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स वी एक्स डेल एफ एक्स डेल एक्स, ओके, वी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, उसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाई एफ वाई और डेल एफ वाई डेल एक्स, सॉरी डेल वाई इज इक्वल टू 0। ओके, उसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाई एफ जेड डेल एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को मैं सपोज 3 इक्वेशन एज्यूम करता हूँ। ओके, सो अगर इस तरीके का हमारे पास सिस्टम अगर आ जाता है, ओके, कि हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आती है और एक इक्वेशन कंस्ट्रेन का इक्वेशन भी है हमारे पास, देन इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन या इस तरीके की जो इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्पेसिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, और इस मेथड का नाम जो है वो है आपका लैग्रांजियन मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ओके, अब ये मेथड क्या कहता है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? ओके, ये देखते हैं। अब जो लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, इसको मतलब कैसे हम एक तरीके से यूज़ करेंगे इस मेथड का। इसमें ये होता है कि जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेन है उसके अंदर जो टर्म है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे इस टर्म को अगर आप देख रहे हो, देन इसके अंदर भी हर कंपोनेंट को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, इसको भी देन इसको भी। ओके, इट मीन्स इसके लिए कंस्ट्रेन, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेन ये है, इसके लिए ये हो जाता है, इसके लिए ये हो जाता है। सो हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर, ये जो फंक्शन है इसके साथ ऐड करेंगे इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेन को मल्टीप्लाई करके किसी भी एक कांस्टेंट से। ओके, सो फिर देन उस सिस्टम को हम सोल्व करेंगे। ओके, सोल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आएगा। ओके, उस इक्वेशन में हो सकता है एक कांस्टेंट है या 2 कांस्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सेकंड ऑर्डर है देन कांस्टेंट कितने आएंगे, 2 तो डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक हमारा कांस्टेंट जो हम अज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ। बट यहाँ पर 1 सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मीन्स यहाँ पर 2 कांस्टेंट हमारे पास आएंगे। देन हम क्या है, किसी भी मेथड से उन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू एक तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सो इस तरीके से आपका जो लैग्रांजियन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, सो हम इसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं कि कितने जो एक तरीके से वैल्यू कितनी होती है इस प्रॉब्लम के लिए। ओके, इस मेथड में हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो ओनली एक्स कंपोनेंट है उसको सॉल्व करेंगे एक बार ओनली। ओके, और जनरलाइज कर देंगे सभी को जो अपने सिस्टम है वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स के लिए। सो एक्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो हमने क्या बोला था, इस फंक्शन के साथ ऐड करना है आपका इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेन किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। सो 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स, एफ वी एक्स ना लिखे, ओनली एफ एक्स लिख रहा हूँ अभी। ओके, डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस यहाँ से कितना आ जाता है, प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट है, नोट करने वाली बात है, जो कांस्टेंट है वो हम 2b रखने वाले हैं। 2b की एक तरीके से हमारी कन्वीनियंस के लिए। ओके, वैसे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, b भी रख सकते हो। ओके, और जब आप जो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे
देन आपको नॉर्मली वही वैल्यू मिल जाएगी। बट हम यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए 2b लेके चलते हैं एक बार। 2b vx ओके और dx ओके। सो कुछ इस तरीके से हमारा, और यहाँ पर dx भी आता है मल्टीप्लाई में, बिकॉज इसका करेंगे देन dx का भी डेरिवेटिव अगर होता है ना, सो dx यहाँ भी आपका मल्टीप्लाई है, बिकॉज ये तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है और एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, वो कुछ इस तरीके से आता है। प्लस आपका कितना आ जाता है, यहाँ पर हर टर्म में dx अपने को लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं है अभी, प्लस और यहाँ पर आ जाता है vx dx इंटू 2b। सो इसको 2b लिख देते हैं, 2b vx dx, dx को बाहर कॉमन ले लेते हैं ओके। ये क्वांटिटी आपकी जीरो कब हो सकती है, dx इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज dx है क्या आपका एक तरीके से रेंज है ओके, वो जीरो नहीं हो सकता, x कंपोनेंट रेंज जीरो नहीं हो सकता। देन इस क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। देन इसको जीरो करके देखते हैं क्या आता है। अब डेल एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स ओके इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को अगर जीरो के इस साइड लेके चलते हैं देन -2b vx ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करते हैं देन हमारे पास क्या मिलता है एफ एक्स, बिकॉज यहाँ पर ln मिलने वाला है, इसका जो इंटीग्रल होता है वो ln एफ एक्स होगा, इज इक्वल टू इसका करेंगे तो -2b vx, vx के रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव इंटीग्रल, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले vx के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया हमने। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर सकते, v के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा सबसे पहले ओके। सो यहाँ पर आपने जितनी भी यहाँ पर मिस्टेक्स किया ना वो थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पर dx आएगा इक्वल टू 0, यहाँ dy, यहाँ पर dv dvx dvy ओके। सो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पर नीचे डेल वी एक्स था, डेल वी एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे डेल वी एक्स ओके, इसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रल करना है, देन क्या करेंगे v का पावर यहाँ पर 1 है, देन v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है -bvx² डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाता है ओके। प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट जरूर आने वाला है, लॉग के अंदर लेके चलते हैं हम a, सपोज अगर यहाँ पर कांस्टेंट a आता है देन यहाँ से fx को हम क्या बोल सकते हैं, fx इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, fx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर ln का a करेंगे तो a आ जाता है ओके। इस टर्म का करेंगे देन क्या करना पड़ेगा हमें, इस टर्म का हमें करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल के अंदर ओके। सो इसका जो है वो आपका हो जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ -b vx² ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हम क्या कह सकते हैं कि fx, इस टर्म को ये हमारे पास fx आ जाता है ओके। सो इस तरीके से जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई का जो मेथड है वो हमें वेरिएशन बता सकता है कि जो आपका fx डायरेक्ट में जो फंक्शन था वो आपका कुछ इस तरीके से वेरी होता है। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली vx² के रिस्पेक्टिवली ओके। बट अभी भी हमें a और b की वैल्यू नहीं पता है, और अगर हम y और z के लिए जनरलाइज करें इस सिस्टम को देन हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर जो x है इसको क्या करना है, y से रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना ओके। बट हमें पता था कि जो आपका dn है वो इज इक्वल टू d3n इज इक्वल टू कितना था, n इंटू fx fy एंड fz ओके। अगर हमें इक्विवेलेंट वैल्यू मिलती है देन अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं देन हमारे पास क्या मिलता है, d3n इज इक्वल टू n ओके। अब a क्यूब आएगा, अब a सब में हमने सेम क्यों लिया, बिकॉज इक्विवेलेंट ही इंटीग्रल है, सब चीज़ें एक जैसी सी है, देन हम यहाँ पर a ले सकते हैं
ओके, देन एक्सपोनेंशियल, अब एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल का जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाता है आपस में, सो इट मीन्स एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आ जाता है माइनस बी, ओके, यहाँ पर आ जाता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। और ये जो वैल्यू है ये हमने चेक किया था कि ये वैल्यू अपनी वी स्क्वायर के इक्वल हो जाती है, तो अपन क्या कह सकते हैं, d3n इज इक्वल टू एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर। सो इस तरीके से हमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स था उसका वेरिएशन हमें मिल जाता है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाता है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू वी स्क्वायर, ओके। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा रिक्वायर्ड मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो होता है, ओके। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ पर बोल्ट्जमान रह गया ना, ओके। अब अगर इसका वेरिएशन चेक करें देन वेरिएशन किस तरीके से होगा, नॉर्मली एक सिंपल सा कर्व है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, पीक वैल्यू एन ए क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वी स्क्वायर यहाँ पर अगर कंसिडर करता हूँ, ओके, और यहाँ पर एन ए क्यूब, ओके, और ये कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर d3n, ओके, d3n यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, 0 पर आपका पीक वैल्यू हो जाता है एन ए क्यूब, ओके। बट ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है एग्जैक्टली, बिकॉज हमें अभी तक ए और बी की वैल्यू नहीं पता लगी। सो अब हम फोकस करेंगे ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ओके। ए और 2b जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम एक जो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेक करते हैं, ओके। पहले जो हमने एक कर्व बनाया था कुछ इस तरीके से बनाया था, उसमें हमने डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया था, शायद यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था हमने, n यहाँ पर n समथिंग da3n यहाँ ऐसे d3n लिख दिया था इस कर्व में, बट d3n नहीं था पिछले वाले कर्व में, यहाँ पर डेंसिटी था रो, ओके। यहाँ पर वी स्क्वायर हमने देखा था कि यहाँ पर n ए क्यूब आपकी पीक वैल्यू से कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, ऐसे कुछ कर्व था, ओके। बट यहाँ पर हम क्या है मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन को देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा होगा, ओके। सो हमारे पास रिलेशन क्या मिला था कि जो d3n है, ओके, वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है n a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, यहाँ पर बी वी स्क्वायर, ओके। यहाँ पर हमने रो कंसिडर किया था तो यहाँ पर डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड तीनों थे। अब ये तीनों कंपोनेंट इधर चले जाएंगे अगर मैं ओनली d3n को कंसिडर करता हूँ। इट मीन्स मॉलिक्यूल चेक कर रहा हूँ कि कितनी वेलोसिटी रेंज में कितने पार्टिकल्स थे। पहले मैं ये चेक कर रहा था कि कितनी वेलोसिटी रेंज में क्या डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की, सो पहले वो कंसिडर कर रहे थे। अब हम क्या है कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। सो यहाँ पर अपन क्या करते हैं डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड, ओके। और हमने पता है कि हमने क्या किया था, एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम किया था, उसके लिए हमने यहाँ पे वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड यहाँ पर अज्यूम किया था। अगर यहाँ पर मैं एक एक स्फेरिकल सेल कंसिडर करूँ, ओके, अगर मैं एक रेंज में फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है v, ओके, और इस रेंज में डी वी रेंज में ये जो रेंज है, इस रेंज में मैं मेरा फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कितने पार्टिकल्स होंगे, ओके। देन अगर इसका वॉल्यूम चेक करूँ, वॉल्यूम कितना हो जाता है, डी वी इज इक्वल टू 4 पाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, यही तो वॉल्यूम होगा इसका, इस स्फेरिकल सेल का जिसकी विड्थ आपकी डी वी है, ओके। बिकॉज ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है स्फेयर का 4 पाई वी स्क्वायर, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इनटू इसका विड्थ।
ओके, ये वॉल्यूम हो जाता है। देन यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देन हमारे पास d3n इज इक्वल टू क्या मिलता है 4 पाई NA क्यूब, सॉरी यहाँ पर क्यूब था, NA क्यूब v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस BV स्क्वायर और dV। ये जो dV है ये आपका वेलोसिटी रेंज है, न कि वॉल्यूम है। ये आपका क्या है, वेलोसिटी रेंज। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पर यूनिट वेलोसिटी रेंज में जो पार्टिकल है, ओके, इट मीन्स एक तरीके से पार्टिकल डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी। ओके, सो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये वो डेंसिटी नहीं है, रो डेंसिटी और ये डेंसिटी डिफरेंट है। ओके, या फिर हम इसको एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी भी नहीं बोल सकते इसको, नॉर्मली पर यूनिट वॉल्यूम रेंज में बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम रेंज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना वो है, इसको d3n डिवाइडेड बाई dv लिख देता हूँ एक तरीके से नॉर्मली, और क्या इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है 4 पाई NA क्यूब v स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस BV स्क्वायर। ओके, अगर इस कर्व को चेक करें, अगर v की वैल्यू स्मॉल होगी देन एक्सपोनेंशियल टर्म का जो वैल्यू है वो आपका स्मॉल होगा। ओके, बट v स्क्वायर का वैल्यू जो है वो एक रेंज तक आपका डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है वो एक तरीके से v स्क्वायर की टर्म्स में इंक्रीज करेगा। ओके, और लार्ज वैल्यू आने पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो आपकी डोमिनेट करती है, इट मीन्स वो फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा एक्सपोनेंशियली। ओके, सो जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ से अगर मैं d3n डिवाइडेड बाई dv अगर यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर 0 है, देन ये कर्व है 0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज v इज इक्वल टू 0 करता हूँ तो एक्सप्रेशन 0 हो जाता है। सो कुछ इस तरीके से देन ये एक्सपोनेंशियली हो जाता है डिक्रीज। ओके, यहाँ पर आपका लो रेंज में v स्क्वायर डोमिनेट करता है, नेक्स्ट में आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ओके, अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मुझे एक पीक वैल्यू भी मिल रही है। ओके, और अगर मैं एक स्ट्रिप बनाता हूँ, सपोज ये मेरी स्ट्रिप है इस कर्व से, ये v टू v प्लस dv रेंज में है, अगर यहाँ पर मैं वेलोसिटी कंसिडर कर रहा हूँ, देन ये स्ट्रिप मेरी रिप्रेजेंट करती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे आपके v टू v प्लस dv रेंज में। इट मीन्स अगर मुझे फंक्शन मिल जाता है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सम रेंज, सम लिमिट, ओके, देन मैं नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे फाइंड आउट कर सकता हूँ v प्लस dv और v रेंज में। ओके, अब ये तो बात आ जाती है नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए। अब एक चीज़ अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, देन वेरी लो वेलोसिटी और वेरी हाई वेलोसिटी रेंज जो है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो आपके बहुत कम है। ओके, बट जो मिडिल रेंज है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। ओके, ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो आपका है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बट अभी भी ये एक तरीके से पूरा डिफाइन नहीं है जब तक हमें a और b की वैल्यू नहीं मिल जाती। सो हम फोकस करेंगे टोटली कि a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ओके, सो हम a b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अभी, और इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाएंगे इस फंक्शन की हेल्प से। ओके।